देखिए, मैं बता रहा था कि वीएनटीआर क्या होते हैं, ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड के रिपीट्स हैं और ये रिपीट्स क्या होते हैं, ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। वीएनटीआर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ये सब में इक्वल नहीं हो सकते, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। ये वीएनटीआर रिपीट्स हमारे सब में वेरी करेंगे। लेकिन वीएनटीआर प्रोब क्या होगा, तो देखिए वीएनटीआर प्रोब मैंने आपको बताए थे, वीएनटीआर प्रोब रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जो वीएनटीआर प्रोब्स थे ये क्या होते हैं हमारे, ये कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो एक्टिव, एक डीएनए के आप स्ट्रैंड समझ लीजिए। मैं कौन सा क्वेश्चन नंबर बता रहा था आपको, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 158। ये बोल रहा है क्या, वीएनटीआर और वीएनटीआर प्रोब या प्रोब, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो मैंने आपको वीएनटीआर बता दिया कि ये हमारे शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं या शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। और प्रोब जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं और ये भी हमारे रिपीट बेस सीक्वेंस ही हैं, ये भी हमारे रिपीटेड बेस सीक्वेंस ही हैं, लेकिन ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे वीएनटीआर सपोज करो ये था, वीएनटीआर है हमारा एटीजीसी का, तो हम जो रेडियो एक्टिव प्रोब यूज करेंगे ना वो ऐसा होगा, वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी और सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। तो ये होते हैं हमारे वीएनटीआर प्रोब, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर जाते हैं। याद होगा सेकंड लास्ट स्टेप जब बताया था, हाइब्रिडाइजेशन कर जाते हैं। फिर इन्हीं के ऊपर हम एक्सरे फिल्म देख के रख के इनको जो है देख सकते हैं अपने डीएनए के बैंड्स को। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 159 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 159 बोल रहा है कि अ वेरी स्मॉल अमाउंट, question number 159 is saying a very small sample of tissue, even a drop of blood, can help determine paternity. Provide scientific explanation to substantiate how it is possible. देखिए देखिए मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन नंबर ये है आपका 159 की बात हो रही है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बहुत छोटे अमाउंट में भी अगर सैंपल है, वेरी स्मॉल अमाउंट के अंदर भी अगर जो है सीक्वेंस है आपके पास, अमाउंट ऑफ सैंपल और ऑफ टिश्यू और इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड आपके पास है, तो क्या आप जो है पेटर्निटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हाँ हम कर सकते हैं। क्यों, देखिए अगर हमारे पास एक ड्रॉप भी ब्लड है, ये एक हेयर है, इसका फॉलिकल है, हमारे पास छोटा सा स्किन का स्मेयर है, हमारे पास थोड़ी सी भी अमाउंट में सीमन है, चाहे ब्लड हो, चाहे हेयर रूट हो, चाहे स्किन हो और चाहे सीमन हो, हम किसी को भी थोड़ी सी भी अगर अमाउंट में हमें अवेलेबल है तो हम सबसे पहले तो उसके डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे उसके डीएनए को, ठीक है। और डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उस डीएनए की अमाउंट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और एम्पलीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे,
उसके जो VNTR सीक्वेंसेस हैं, देखो पूरे, अगर मैं पूरे जीनोम को मैच करना चाहूं तो बहुत बड़ी बात है बेटा, 3.3 मिलियन बेस पेयर आप मैच करोगे क्या? लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप उस चीज को बहुत इजी बना सकते हो। आप एक क्रोमोसोम का पार्ट लो, एक क्रोमोसोम ले लो, क्रोमोसोम 1 ले लो फॉर एग्जांपल, तो उस क्रोमोसोम नंबर 1 के बेसिस पे आप पूरे जो VNTRs हैं क्रोमोसोम नंबर 1 के, उन्हें मैच करा लो बैंड्स बनवा के। कैसे? वो जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके ऐसे बैंड्स बनवा लेते हैं, और इसमें जो दूसरे हमारे सस्पेक्टेड है उनके बैंड्स बन जाते हैं। तो जो भी बैंड्स मैच कर जाते हैं उसके बेसिस पे हम प्रूव कर सकते हैं बहुत सारे केसेस को। ठीक है, चाहे यहाँ पे तो बात हो रही है पेटर्निटी की, तो पेटर्निटी के केस में क्या होगा कि ये कोई चाइल्ड है, उसके अंदर 50% बैंड तो मदर साइड से आएंगे और 50% जो बैंड्स हैं वो फादर साइड से आएंगे, तब तो ये 100% बनेगा। तो हम फादर और मदर के बैंड्स को क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। ठीक है, तो आधे बैंड्स मदर से मैच करेंगे और आधे बैंड फादर से मैच करेंगे। ठीक है, मतलब आपको पेटर्निटी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भेजूंगा डाउनलोड करके ग्रुप में, तो आप उस चीज को एक बार मैच करके देखिएगा। MCQs आते हैं इसके ऊपर बेसिकली नीट में। तो नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 160, फिर से इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 160 के अंदर कि भाई क्वेश्चन नंबर 160 फिर से कुछ बोल रही है। तो सी क्वेश्चन नंबर 160, इन क्वेश्चन नंबर 160 दे आर आस्किंग एक्सपेंड VNTR। वो बोल रहे हैं कि VNTR को आप एक्सपेंड करिए। तो VNTR का मतलब क्या आप जानते ही हो, वेरिएबल नंबर ऑफ टेम्डम रिपीट्स। और इसके रोल क्या है, इसके रोल भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई ये जो रिपीट्स हैं VNTR, ये वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और जब हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अलग अलग पर्सन के DNA के ऊपर डालेंगे तो वहां पे फ्रेगमेंट अलग अलग साइज के आएंगे। क्यों? क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ना बेटा, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, इनकी क्या होती है ना, एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। ये क्या करते हैं, DNA के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचानते हैं और पहचान के कट मारते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन साइट कैसे होती है, जैसे मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल ले रहा हूं, इसको बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे। एक एग्जांपल है ECOR1, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जांपल है। तो ये क्या करता है, एक सीक्वेंस होता है GAATTC और ये यहाँ पे GAATTC। तो ऐसे सीक्वेंस जिनको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़े तो सेम हो, और इस तरफ से पढ़ें अपोजिट पढ़ें, इस तरफ से और इस तरफ से अगर ये सेम है लगा ना, देखो GAATC, तो ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोम कहा जाता है, पैलिंड्रोम कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इन पैलिंड्रोम्स पे आके कट मार देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये G से और A के बीच में ढूंढ के कट मारते हैं। तो सपोज करो कि भाई अगर किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप यूज कर रहे हो, तो पॉलीमॉर्फिज्म होने की वजह से यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हो गया सपोज करो किसी का, तो जिसके अंदर GAATC है उसमें तो कट कर पाएगा ये, और अगर यहाँ पे C हुआ तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट ये है ही नहीं, तो ये कट ही नहीं करेगा। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे A था, यहाँ पे T आ गया, तो ये कभी कट नहीं करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि ये जो हमारे DNA फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना बेटा, वो अलग अलग लेंथ के बनते हैं, वो अलग अलग लेंथ के बनते हैं, यहाँ पे अलग अलग लेंथ के बनते हैं। और VNTR को हम क्यों लेना चाहते हैं, VNTR को क्यों लेना चाहते हैं, हम पूरे जीनोम को क्यों नहीं लेना चाहते? देखो हमारा जो जीनोम है वो बहुत बड़ा है, आप 3.3 बिलियन क्या बेस पेयर को मैच कराओगे? मतलब इतना बड़ा DNA, उसको कितनी देर लगेगी आप सोचो, और कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। अगर कोई एक छोटी सी फिंगरप्रिंट की टेक्निक करवाना चाहे
तो उसके लिए कॉस्ट कितनी ज्यादा हाई होगी। तो हम पूरे जीनोम को ना लेके यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक क्रोमोसोम का छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं VNTR वाला, और उसको मैच कराते हैं। मैच कैसे कराते हैं, पहले उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवा लेते हैं, जब उसके फ्रेगमेंट बन जाएंगे तो हम उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देते हैं। तो ये इसका जो है आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको VNTR को देखने को मिलेगा। गॉट इट। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्या होते हैं VNTR और क्या VNTR की एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट पूछा है, लिस्ट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। भाई DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की 2 एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहला तो भाई आपकी फॉरेंसिक साइंस के अंदर जो फॉरेंसिक साइंस होती है या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, वहां पे इसको यूज किया जा सकता है ना। कोई भी क्राइम सस्पेक्ट है उसे पकड़ने के लिए, जो भी पोटेंशियल क्राइम सस्पेक्ट है उनमें से पहचानने के लिए। उसके अलावा आप बहुत बड़े क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, रेप के, मर्डर्स के, उन्हें सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो सॉल्व कर सकते हो इनकी मदद से आप जो है क्रिमिनल केसेस को जो है। उसके अलावा आप पेटर्निटी डिस्प्यूट जो हो जाता है उसे पता कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है ह्यूमन रेस हिस्ट्री कि कहाँ से ये ओरिजिनेटेड है उसे जानने के लिए यूज कर सकते हो। बहुत सारे हैं। अब क्या है कि जो थोड़ी सी मिस्टेक क्वेश्चन में पहले हुई थी, पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया था मैंने, वो क्वेश्चन में मिस्टेक यहाँ पे भी हुई है कि आप क्वेश्चन नंबर 161 का जो पार्ट है वहां पे इनका जो लाइन है वो बी वाले पार्ट में मर्ज कर गई है। मतलब अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो द रीजन कैसे ये हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर 160 का बी पार्ट है उसमें क्या हुआ है कि बी पार्ट के अंदर जहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाना था उसके बाद ही वहां पे वो क्वेश्चन नंबर 161 का एक लाइन आ गई है, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि एक नंबर ऑफ पैसेंजर वर सिवियरली बर्न्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन ड्यूरिंग अ ट्रेन एक्सीडेंट। तो इन्होंने बोला है कि एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जी, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और उस ट्रेन एक्सीडेंट में आग लग गई, जिसमें जो पैसेंजर हैं बहुत सारे, नंबर ऑफ पैसेंजर, वो क्या हुए हैं हमारे, वो जल चुके हैं, इतने जल चुके हैं कि उनकी डेड बॉडी को पहचान नहीं सकते आप। तो अब आप ये बताइए कि जब उनके जो डेड बॉडीज हैं उनको हैंडओवर कैसे, किस बेसिस पे किया जाएगा कि ये आपकी डेड बॉडी है, मतलब ये आपके रिलेटिव है। जैसे सपोज करो किसी का हस्बैंड होगा, किसी का बेटा होगा जो उस एक्सीडेंट में मर गया, जो जल गया, तो कैसे हैंडओवर करी जाएगी फैमिली को डेड बॉडीज। तो इन्होंने पूछा है कि नेम एंड डिस्क्राइब अ मॉडर्न टेक्निक दैट कैन हेल्प इन हैंडिंग ओवर द डेड टू देयर रिलेटिव्स। तो आप जानते ही हैं कौन सी वो मॉडर्न टेक्निक है। आप DNA फिंगरप्रिंटिंग के आधार पे, प्रिंटिंग के आधार पे उन डेड बॉडीज को पहचान सकते हो, पता कर सकते हो कि ये डेड बॉडी इस पर्सन से बिलोंग करती है। ठीक है जी, इस पर्सन से ये बिलोंग करती है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, वो भी कुछ इसी तरीके का एक्सीडेंटल केस है। यहां पे बताया है कि फॉलोइंग द कोलिजन ऑफ 2 ट्रेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर किल्ड। इन्होंने बोला कि 2 ट्रेन्स का कोलिजन हुआ, उसके बाद बहुत सारे पैसेंजर्स मर गए। अब मेजॉरिटी ऑफ देम आर बियॉन्ड रिकॉग्निशन, वही बात, उनको पहचान पाना मुश्किल है। अथॉरिटीज वांट टू हैंड ओवर द डेड टू देयर नेम ठीक है, टू देयर रिलेटिव होगा यहाँ पे, टू देयर रिलेटिव। और उसके बाद आप कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो रहा है, नेम अ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड एंड राइट द प्रोसीजर दैट वुड हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ किनशिप। किनशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप, ठीक है। तो किनशिप को पता करने के लिए, रिलेशन को पता करने के लिए, आपके रिलेटिव कौन है,
उस ट्रेन एक्सीडेंट में, तो आप क्या करेंगे, वहां पे कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे, यही टेक्निक यूज होगी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ये बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे पूरी बात आने पड़ेंगे, डीएनए आइसोलेशन से लेके फिर डीएनए का मैंने स्टेप्स बताए थे आपको, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कभी गलती नहीं करनी है इन पार्ट्स में। देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, क्या होता है, आइसोलेशन करना डीएनए का, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर दिया हमने। फिर हम लोग क्या करते हैं, डीएनए आइसोलेशन करने के बाद हम उस आइसोलेटेड डीएनए को एम्पलीफाई कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे ना, तो कट करेंगे या फ्रेगमेंटेशन करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। चौथा स्टेप हमने क्या करा था, हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो साइज के बेसिस पे बैंड्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट थी, ऐसे इसमें अगार जेल बनाया था, इस तरीके से वेल बना के डीएनए को जो फ्रेगमेंटेड था लोड कर दिया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। डीएनए क्या होता है, डीएनए इज नेगेटिव, डीएनए का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो डीएनए विल माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव। तो जो छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट है वो आगे पहुंच जाएंगे, बड़े फ्रेगमेंट जो है पीछे रह जाएंगे, बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हमें इस तरीके के पैटर्न बैंड के मिल जाएंगे फ्रेगमेंट के। फिर हम क्या करेंगे, ब्लॉटिंग कर देंगे। ब्लॉटिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर देंगे, और ब्लॉटिंग करने के बाद हम लोग इसको हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे, किसके साथ, वीएनटीआर प्रोब के साथ। जो बचे कुछ प्रोब है उन्हें वॉश कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरे फिल्म रख के, एक्सरे फिल्म की मदद से इन बैंड्स को मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी टेक्निक को हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी भी कहते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी भी कहते हैं, और जो तैयार होता है फाइनली उसे ऑटो रेडियोग्राम कहते हैं, ऑटो रेडियोग्राम कहते हैं। आगे बात समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 162। आपको पूरी टेक्निक अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, एक एक पार्ट करा रहा हूं मैं, अगर अभी भी गलतियां करके आओगे तो भाई मेरी वो नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन नंबर 163 देखिए, फिर से इन्होंने ये बोला है कि अ वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू और इवन अ ड्रॉप ऑफ ब्लड कैन हेल्प इन डिटरमाइन पैटर्निटी, प्रोवाइड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप जानते ही हो कैसे हो सकता है, किसके बेसिस पे हो सकता है, यू नो इट बेटर कि हाँ छोटी अमाउंट में भी सैंपल है, इवन अ हेयर फॉलिकल, इवन अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, कुछ भी थोड़ा सा होगा हम उससे लार्ज अमाउंट करके पता कर सकते हैं पैटर्निटी को भी, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 164, क्वेश्चन नंबर 164, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सैटेलाइट डीएनए इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, इन्होंने किसकी बात करी है, सिग्निफिकेंस की बात करी है सैटेलाइट डीएनए की, ऑफ सैटेलाइट डीएनए। तो देखिए भाई, मैंने क्या बताया था आपको कि जो ये सैटेलाइट डीएनए होते हैं यही तो रिपीटेटिव डीएनए थे, और इन्हीं को हम वीएनटीआर कह दे रहे थे, और इनको हम लोगों ने दो तरीके के जो है तरीके डिवाइड किया था, एक को माइक्रो सैटेलाइट कह दिया था, एक को मिनी सैटेलाइट कह दिया था। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए है या वीएनटीआर है, ये वेरी करते हैं ना भाई, पर्सन टू पर्सन, वेरी इन नंबर, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये वीएनटीआर मेरे अंदर 5 हो किसी क्रोमोसोम पे, ठीक है, तुम जो है ये यश के अंदर 7 हो, ठीक है, हर्षित के अंदर 3 हो, साक्षी के अंदर 6 हो,
सबके अंदर वेरी करते हैं VNTR के नंबर, सब में इक्वल नहीं है, ठीक है। और ये जो VNTR है ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, दे शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, आपको बता ही चुका हूं कि एक सिंगल नाइट्रोजनस बेसिस पे ये बदलाव हो जाता है, इनके अंदर चेंज हो जाता है, ये सेम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इंडिविजुअल है वो इन सैटेलाइट DNA को इनहेरिट कहां से करता है, अपने पेरेंट्स से, ठीक है। और उसी बेसिस पे हम जो है इनको जेनेटिक मार्कर के तौर पे यूज कर सकते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग में। मैंने क्या बताया आपको कि ये जो सैटेलाइट DNA है, जैसे कोई पेरेंट्स है, पेरेंट्स में मदर है एक फादर है, तो 50% जो ये सीक्वेंसेस हैं ये तो फादर साइड से आएंगे, 50% मदर साइड से आएंगे। तो हमारे अंदर दोनों मदर जैसे भी कुछ VNTR होंगे, कुछ फादर जैसे VNTR होंगे। तो जब भी हम लोग जेनेटिक वो करेंगे, ऑटो रेडियोग्राम फाइनल तैयार करेंगे, तो हम मैच कर लेंगे बैंड्स के पैटर्न को कि हाफ बैंड जो है मदर से मैच करेंगे उनकी पर्टिकुलर लोकेशन पे, और हाफ बैंड फादर से मैच करेंगे। गॉट इट। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 165। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 165? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बगलर इन अ हॉफ forgot to wipe off his blood stain from the place of crime where he was involved in theft and fight। भाई एक बगलर था, मतलब जो चोर वोर होते हैं उन्हें बर्गलर कह दिया जाता है। वो क्या, उसने क्या किया कि वो अपने जो खून के निशान थे, उसकी कहीं लड़ाई हुई, मतलब उसने पहले चोरी वोरी करने की कोशिश करी, लोगों को लूटने वूटने की कोशिश करी होगी, तो जो जिनको लूटना चाह रहा होगा उन्होंने रिटेलिएट करा होगा, उन्होंने जो है उस चीज को लेके लड़ाई करी होगी, तो उसको भी चोट लगी। तो उस केस में क्या हुआ, वो वहां पे उसको सर्वर में चोट लगी या जहां भी किसी बॉडी पार्ट में चोट लगी, उसके ब्लड निकल गया, तो वो उस खून के धब्बों को वहां से हटाना भूल गया। अब इन्होंने बोला है कि नेम द टेक्निक विच कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द बर्गलर फ्रॉम द ब्लड स्टेन, नेम डिस्क्राइब द टेक्निक। तो भाई कौन सी टेक्निक है, आपकी DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, ठीक है। और प्रोसीजर या टेक्निक को कैसे डिस्क्राइब करना है आपको अच्छे से पता है, सारे स्टेप्स, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 166 है, वो भी यही है, मैटरनिटी क्लिनिक के ऊपर है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ना मैटरनिटी क्लिनिक for some reason the authority not able to hand over the two newborn babies to their respective parents। मतलब ऐसा हुआ कि कोई मैटरनिटी क्लिनिक था, वहां पे दो नए बच्चे पैदा हुए, अब कंफ्यूजन हो गई कि कौन बच्चा किसका है। तो जो हॉस्पिटल अथॉरिटी थी उसने उन बच्चों को उनके पेरेंट्स को हैंड ओवर नहीं किया। अब ये बोल रहे हैं कि नेम एंड डिस्क्राइब द टेक्निक यू वुड सजेस्ट टू सॉर्ट आउट द मैटर। अब ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसे आप सजेस्ट करना चाहोगे जो इस मैटर को सॉर्ट आउट कर दे, तो वही है DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 167 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 167 में बोला गया है कि एक्सप्लेन DNA पॉलीमॉर्फिज्म ऑन बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो इसका आंसर मैं जो है आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर आप एक बार जो है लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं डिक्टेट कर रहा हूं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और ये क्यों आता है। मैं पहले बता चुका हूं कि ये म्यूटेशन की वजह से आता है, और ये पॉलीमॉर्फिज्म के बेसिस पे ही हम जेनेटिक मैपिंग ह्यूमन जीनोम की कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पे हम लोग जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप एक बार जरूर लिखिए क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 170 नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 167। तो इसमें ए पार्ट है उसे लिखिए एक बार, इसका ए पार्ट है उसे मैं बोल रहा हूं, प्लीज राइट इट डाउन। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म इज वेरिएशन, polymorphism is variation at genetic level which arises due to
which arises due to mutation. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the polymorphism in DNA sequences, the polymorphism in DNA sequences is the basis of genetic mapping of human genome, as well as DNA fingerprinting, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism. उसी चीज को हम लोग कहते हैं DNA polymorphism हो जाना. फिर इसी का 167 का बी पार्ट पूछा हुआ है, स्टेट द रोल ऑफ VNTR इन DNA फिंगरप्रिंटिंग. VNTR का क्या रोल होता है? तो आपको मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूं कि VNTR का क्या रोल है. फिर भी आप अगर लिखना चाहते हो तो आप इसे लिख सकते हो. लिख लीजिए इसका आंसर, short nucleotide repeats in DNA are very specific in each individual and vary in number from person to person, but are inherited. These are variable number tandem repeats. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, these are also called satellite DNA. Next point, each individual inherit these repeats from their parents, which are used as genetic marker in personal identity test. ठीक है, तो ये आपके VNTR हो गए. अब क्वेश्चन नंबर 168 और देख लीजिए. ये फ्लो चार्ट दे रखा है, उसको फिलअप्स है, वो फिलअप करने हैं आपको. तो सबसे पहला जो फिलअप दिया हुआ है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 168 की बात हो रही है यहाँ पे. क्वेश्चन 168, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, सबसे पहला तो इन्होंने आइसोलेशन ऑफ DNA कर दिया. तो सबसे पहला है आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम ब्लड सेल से आइसोलेट कर लिया DNA. फिर दूसरा बोला है कटिंग ऑफ DNA बाय, तो A जहां पे लिखा हुआ है तो वहां पे आपका आंसर क्या आएगा, किसकी मदद से हम कट करते हैं? तो इस पॉइंट में आएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. ठीक है जी. फिर सी पॉइंट लिखा हुआ है सेपरेशन DNA फ्रेगमेंट बाय
इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, किसको यूज करेंगे, एगरोज जेल, एगरोज जेल। फिर पूछा गया है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसफर या ब्लॉटिंग ऑफ फ्रेगमेंट टू, भाई किसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, ब्लॉटिंग किसके ऊपर करेंगे, सी पार्ट में नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोला गया है कि डीएनए स्प्लिट इनटू सिंगल स्ट्रैंड। फिर उसके बाद बोला है इंट्रोडक्शन ऑफ लेबल्ड, और फिर दे रखा है डी प्रोब, तो डी की जगह क्या आएगा, वीएनटीआर प्रोब, वीएनटीआर प्रोब। फिर दे रखा है इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट ई ऑफ सिंगल स्ट्रैंड विद वीएनटीआर, तो भाई ई की जगह आएगा आपका क्या, हाइब्रिडाइजेशन, हमारा क्या होगा यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑफ सिंगल स्ट्रैंड विद डी, डी क्या था हमारा, वीएनटीआर, तो वीएनटीआर के साथ जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एंड लास्ट जो है एफ, एफ में क्या दिया हुआ है, डिटेक्शन ऑफ बेंडिंग पैटर्न बाय ऑटो रेडियोग्राफी, आप एफ की जगह क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी कर देंगे। तो ये आपके क्वेश्चन है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 169, इसमें बोला गया डिफरेंशिएट बिटवीन रिपीटेटिव एंड सैटेलाइट डीएनए। तो भाई रिपीटेटिव सीक्वेंस वो होता है जो आपका लगातार, जैसे डिफरेंस है दोनों के अंदर सैटेलाइट में और रिपीटेटिव में, देखिए क्या डिफरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 169, ठीक है, इसमें बोला है कि रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखिए रिपीटेटिव डीएनए, भाई ये जो रिपीटेटिव डीएनए होता है ना, ये ऐसा सीक्वेंस है ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, मतलब आपका लगातार रिपीट होता है, कई थाउजेंड बेस पे लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सीक्वेंस होता है रिपीटेटिव डीएनए का। लेकिन जो आपका सैटेलाइट डीएनए होता है, जिसे हम वीएनटीआर कहते हैं, ये जो सैटेलाइट डीएनए है या जिसे हम वीएनटीआर कह रहे थे, ये भी रिपीटेटिव है लेकिन ये टेंडमली रिपीटेड है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे एटीजीसी, फिर थोड़ा सा कोडिंग पार्ट, फिर एटीजीसी, फिर थोड़ा सा कोडिंग पार्ट, फिर एटीजीसी, इस तरीके से ये थोड़े थोड़े टाइम पे टेंडमली रिपीट होता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, तो आप इनके बीच में डिफरेंस लिख सकते हो। ठीक है, आप इनमें रिपीट डिफरेंस लिख सकते हो। रिपीटेटिव डीएनए के अंदर लिख सकते हो कि इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट आइडेंटिकल सीक्वेंस व्हिच आर रिपीटेड फॉर सेवरल 1000 to 100 टाइम। ठीक है, और इसमें लिख सकते हो सैटेलाइट में कि अ पोर्शन ऑफ डीएनए of eukaryotic cell that consist a very large number of copies of tandem repeats। ठीक है भाई, आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें बी पार्ट पूछा गया है, ये तो ए पार्ट था, बी पार्ट पूछा गया है इसी क्वेश्चन का कि आप आइसोलेशन कैसे कर सकते हो जो है सैटेलाइट डीएनए का। तो मैंने बताया था डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन से, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन करेंगे आप और आप सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट टू फॉरेंसिक एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो आप जानते ही हो पैटर्निटी डिस्प्यूट्स और फॉरेंसिक साइंस में जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 170, देख लीजिए क्या बोलता है, ये भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर है। नेम एंड डिस्क्राइब द टेक्निक that will help in solving a case of paternity dispute over the custody of a child by two different family। एक बच्चा है, दो फैमिली उसे लेना चाहती हैं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे कि ये बच्चा
बायोलॉजिकली किसका है, ठीक है। तो आप कौन सी टेक्निक करोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे, आप उसको डिस्क्राइब करोगे अच्छे से, कौन कौन से क्या प्रोसीजर होंगे, तो आप उस चीज को जो जो उनके उस बच्चे के रियल पेरेंट्स होंगे उनको आप उस बच्चे को हैंड ओवर कर देंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चंस हैं उसका सिलसिला खत्म हो चुका है। अगर इन केस आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट जो है चैप्टर आपका वो स्टार्ट करूंगा अगली ही क्लास से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.